हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस में पार्ट 1 शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ा था सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े थे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में हम लोग चल रहे थे। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। इसमें आपको मैंने निकालने क्या बोला था, एन फैक्टर निकालने आपको बोला गया था, और मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। साथ में मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट भी नहीं बोला था, जो उस दिन मैं भूल गई थी। तो आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो, क्योंकि मेन काम हम किसके लिए कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेनली निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब आते हैं हम बात एन फैक्टर पे। तो एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये क्या है, सॉल्ट है मेरे पास, है ना। सॉल्ट का एन फैक्टर मैंने आपको बोला था, या तो आप कैटायन का चार्ज निकाल लो या फिर एनायन का चार्ज निकाल लो। किसी एक का चार्ज निकालोगे वो होगा उसका एन फैक्टर। तो यहाँ पर आप देखो, मेरे पास ये सॉल्ट है Na2SO4। मैंने आपको बोला था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किसको, आपको जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ ये लिखा हुआ है ना नीचे, वो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब हमें ये पता है ये क्या है, सल्फेट ओवरऑल एक एनायन होता है। ठीक है, तो सल्फेट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा SO4 2-। अब आप ऐसे निकाल सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम एटम्स आते हैं। तो यहाँ पर 2 सोडियम एटम है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, +2, इसका -2। मतलब हमारा एन फैक्टर क्या हो गया, 2। जैसे आपने एन फैक्टर निकाला, आप कैसे निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आयन की बात कर रहे थे, आयन में क्या होता था, आयन में तो सिंपल था। आयन के केस में एन फैक्टर किसके बराबर होता था, चार्ज के बराबर। चार्ज कितना है यहाँ पर, 3। एन फैक्टर आपके पास क्या था, 3। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये क्या एसिड है। एसिड में क्या बताया था मैंने आपको, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग। एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, इसमें एन फैक्टर निकालते हैं हम कितने H ये नाइट्रिक एसिड दे रहा है। ठीक है, कितने दे सकता है ये, 1। इसके बाद ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। बेस में क्या था, कितने OH दे सकता था, कितने OH दे सकता है, 2। एन फैक्टर कितना आ गया, 2। ठीक है, MgSO4। MgSO4 भी क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट है, तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, आपको पता है सल्फेट में -2 चार्ज आता है। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, +2। ओवरऑल एन फैक्टर क्या है, 2। ठीक है, इसमें अच्छा सेम चीज, अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये भी क्या है हमारे पास, सॉल्ट। तो मैंने आपको क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा Al3+ और SO4-। अब द अदर थिंग इज कि अब यहाँ पर एक चीज ऐसे समझ सकते हो, अगर कैटायन एनायन पे दोनों पे सेम चार्ज है, तो मतलब सेम चार्ज है, उससे आप ये समझ सकते हो कि वो चार्ज है वही हमारा एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर सेम चार्ज नहीं है तो क्या करोगे आप, कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट, कितने सल्फेट है, 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। तो एन फैक्टर क्या आ गया यहाँ पर, 6। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। लास्ट इज FeCl3। ये भी क्या है हमारे लिए, सॉल्ट। ये भी सॉल्ट है, तो इट विल बी लाइक Fe3+ NCl-। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर इज 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl है, किसी भी एक का निकालो। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, इन दोनों का आप LCM ले लो तो भी सेम ही आएगा, आंसर 3 होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। तो ये क्या था, मैंने आपको एन फैक्टर निकालने सिखाया कुछ सॉल्ट्स का। कंपाउंड्स थे, कुछ आयंस थे, कुछ एसिड था। इसी में एक और चीज है, अच्छा कुछ उस दिन रह गए थे जो मैं आपको ये बता सकती हूँ, कुछ नई चीज है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इस सब में एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकालोगे तो आपको दिख रहे सारे एसिड है, तो हमारा जनरल परसेप्शन क्या होता है, जनरल परसेप्शन इज कि जितने H आपको दिख रहे हैं
उतना ही आप आंसर मार्क कर दो कि आपके अकॉर्डिंग सबका एन फैक्टर क्या होगा, 3, 3 और 3। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ये आंसर आपका जो है वो गलत है। क्यों गलत है? मैं आपको बोल रही हूँ इसके केस में तो ये सही है, लेकिन इसके केस में ये गलत है, इसके केस में ये गलत है। अब आप बोलो कि मैम आपने लास्ट क्लास में तो बताया था कि जितने एच लिखा होता है वही आपका आंसर होता है। हाँ जी, मैंने बताया था ये चीज, लेकिन मैंने ये भी बोला था कोई भी एसिड कितने एच आयंस दे सकता है, या कोई भी जो बेस है वो कितने OH आयन दे सकता है, वो उसका एन फैक्टर होता है। इसमें भले ही 3 H है, लेकिन जो H ये डोनेट करता है, जो H प्लस जाता है, वो ये तीनों नहीं दे सकता, वो ये देता है 2। ठीक है, 2 H देता है। अब वो कैसे पता करेंगे? अभी के लिए सिर्फ सिंपली आपको समझा देती हूँ कि आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। हम इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। ये सब क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए उसके लिए, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ किसके केस में होता है? फॉस्फोरस की कंपाउंड्स के केस में होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स का फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, कुछ H आयंस ऐसे होते हैं जो O से अटैच नहीं होते, उनकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता। ठीक है, वो वाले H कभी भी आयनाइज नहीं होते, तो वो H कभी भी एसिडिक कैरेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है, तो बनेगा क्या? H3PO4 है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर डिटेल में हम बनाते कैसे हैं वो आपको शायद आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आगे इसको P ब्लॉक में देखेंगे। अभी के लिए हम इस पे थोड़ा नहीं जाते हैं डिटेल में। इंपॉर्टेंट है एन फैक्टर निकालने के लिए, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। यहाँ क्या है देखो, मैं इसका रूल क्या होता है, H हमेशा वो जाता है जो O से अटैच हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लो मैं इस OH बॉन्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये OH बॉन्ड में क्या है? पोलैरिटी है। कैसे है पोलैरिटी? ये पार्शियल नेगेटिव है या पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये चीज जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ होंगे और ये जो वीक बॉन्ड होगा वो वीक होगा। H कब निकलेगा आसानी से? जब ये वाला बॉन्ड क्या हो? वीक, इसलिए इसका H आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हम ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं उसमें वही वाला H निकलता है जो O के साथ। ठीक है, यहाँ पर 3 H हमारे पास O के साथ है, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या है? 3। ठीक है, इसका एन फैक्टर है 3। आगे देखते हैं H3PO3। H3PO3 का मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपके लिए। H3PO3 में हुआ क्या है, बस एक O कम हो गया, एक OH, एक OH और एक H। अब मैंने आपको ये बताया कि कौन सा H जाता है, वो OH जो O के साथ लगा, ये वाला। ठीक है, इसीलिए इसका एन फैक्टर क्या होता है? इसका एन फैक्टर 3 था, इसका एन फैक्टर 2 होता है। अगर मैं H3PO2 की बात करती हूँ तो H3PO2 में क्या होता है? H3PO2 में सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, H, ये H3PO2 है। इसमें एसिडिक H कौन सा वाला है? ये वाला एसिडिक H है, इसीलिए ये वाला एक ही H जाएगा, ये वाला H नहीं जाएगा। तो भले ही इसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें एन फैक्टर क्या होता है? 1। भले ही इसमें 3 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर क्या होता है? 2। ठीक है, ये वाला जो pH बॉन्ड होता है, ये वाला इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो आसानी से एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक कैरेक्टर के लिए जितने आसानी से H निकलना चाहिए वो इसमें से नहीं निकलता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी किसकी? किसमें? फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको अभी यहाँ बता दिया। ध्यान रखना, कई बार इसका काम आता है। अच्छा, एक और चीज, इसमें हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर होगा इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये चीज दिमाग पे रखना आप लोग। अब ये तो हमने पढ़ लिया एन फैक्टर, एसिड, बेस और इसके केसेस में। एन फैक्टर हमें निकालना होता है कुछ कंपाउंड्स के केस में, रिएक्शंस के केस में, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती हैं। उसमें रिडॉक्स रिएक्शन में जो एन फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? एन फैक्टर इज इक्वल टू
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब मैं आपको, ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, आपको याद होगा लास्ट उसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे Fe2+ से किसी रिएक्शन में बन रहा है Fe3+, ठीक है, Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, आपको क्या करना है, आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मतलब आप पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आयरन का जो चार्ज है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि और तो है नहीं कोई साथ में कंपाउंड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, इसका +2 है, +3 है। चेंज क्या हो रहा है हमारा, चेंज क्या है 3 - 2, एंड फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास 3 - 2 = 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया किसका, आयरन के लिए। एग्जाम्पल एक आपको, मान लो आपके पास रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, एक ये रिएक्शन दी हुई है, दूसरी रिएक्शन दी हुई है, इसी से बना है MnO2, इसी से बना है MnO4 2-। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपने पहले देखी होगी, ये अलग अलग मीडियम में MnO4 की रिएक्शन है। पहले मीडियम में ये क्या है, एसिडिक मीडियम, ये न्यूट्रल, और ये क्या है, बेसिक मीडियम। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि तीनों मीडियम में इनका इक्विवेलेंट वेट क्या होने वाला है। कैसे निकालेंगे हम मैंने आपको क्या बोला, हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO4-। आपको निकालनी आती है, क्या आता है आंसर +7। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, बेसिक सबको आता है। उसके बाद नेक्स्ट इज Mn2+ में कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, MnO2 में कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, MnO4 2- में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। ठीक है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, बस चेंज निकालना है। +2 से कितना जा रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, सॉरी +7 था, यहाँ क्या हो गया +2 हो गया। चेंज कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है 5 का। तो इस मीडियम में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। कहाँ पर, एसिडिक मीडियम में। अगर मैं न्यूट्रल मीडियम की बात कर रही हूँ, न्यूट्रल मीडियम में क्या है, 7 से यहाँ पर क्या लिखा है 4, 7 से 4 हो रहा है, मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। इस केस में क्या हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है 6, 7 से 6 हो रहा है, कहाँ पर, बेसिक मीडियम में। ये था हमारा न्यूट्रल मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, उसमें आपको अगर एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो वो एन फैक्टर क्या होगा, जो भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसका आंसर होगा। चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन हो, चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता हो। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है, ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, ये एन फैक्टर की बात होगी, इक्विवेलेंट वेट की बात होगी, सॉल्ट के केस में ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे हमारा जो एन फैक्टर वाला टॉपिक है वो ब्रीफली वो खत्म होता है। अब तो नेक्स्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप याद करो, हमने फ्लैशबैक में पढ़ क्या रहे थे टॉपिक, फ्लैशबैक में टॉपिक पढ़ रहे थे नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में मैंने आपको क्या लिखवाया था, कैपिटल N होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ये लिखवाया था आपको, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही पढ़ाया था। इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और साथ में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख दिया, ये क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आता है, वॉल्यूम आता है। ml में अगर होगा तो कैसे लिख सकते हैं, WB अपॉन EB VAB। अगर ये ml में है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये भी सही है भाई, जो आपको याद करना है, आपको ये याद रखना है, ये सही है, ये याद रखना है, ये सही है, दोनों में किसी में कोई भी इशू नहीं है, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको मोलैरिटी दी होती है उससे आप कभी भी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, या वाइस वर्सा,
तो अभी नॉर्मेलिटी मैंने आपको लिखवाया है WB अपॉन EB BAB, हम लीटर वाले लेके चल रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। मोलैरिटी मैंने आपको लिखवाया था WB अपॉन MWB BAB, ये भी क्या था लीटर। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर MW आ रहा है, यहाँ पर E आ रहा है, बाकी सब क्या है सेम है। तो मुझे रिलेशन पता है, अभी मैंने निकाला है, E क्या होता है MW डिवाइडेड बाय N फैक्टर, ऐसे ही होता है। तो सेम चीज को मैं यहाँ अप्लाई कर दूं, किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दूं, मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट, तो N क्या हो जाएगा आपके पास WB, EB की जगह मैं क्या रख रही हूँ M, क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है, तो MWB अपॉन N फैक्टर इंटू BAB, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है मेरे को N फैक्टर, अच्छा ये हो गया। अब एक बात बताओ आप, मैं N फैक्टर को ऊपर लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा WB MWB इंटू BAB, साथ में क्या चल रहा है इंटू N फैक्टर। ठीक है, ये वाली चीज क्या है, ये सेम है ना, ये वाली चीज पूरी चीज क्या है हमारे लिए मोलैरिटी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकती हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को इंटर कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। N फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो भी हम रामायण पढ़ रहे थे सारी N फैक्टर निकालने के लिए, वो कहाँ यूज आनी थी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल लो या नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, कुछ भी आप निकाल सकते हो। इससे हमारा नॉर्मेलिटी खत्म होता है। बस एक चीज रह गई है इसमें नॉर्मल, जैसे हम लोग वहां बोलते थे ना कि M को, इसका यूनिट क्या होता था मोलर, वही यहाँ पर यूनिट होता है नॉर्मल। ठीक है, तो बस ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम था। यूनिट अगर मुझे निकालना है तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे क्या होता है पर लीटर। ठीक है, इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो नॉर्मल, इसी चीज को आप लिख सकते हो नॉर्मल। तो कोई नई चीज नहीं है, तो कभी भी लिखा हो सकता है, जैसे 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल एक्सेट्रा, कुछ भी लिखा हो सकता है। वो क्या बताता है, ये किसकी बात कर रहा है, ये जो यूनिट है वो किसका है, नॉर्मेलिटी का। ठीक है, इससे हमारा ये नॉर्मेलिटी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, हमारे 4th वन है, आई थिंक 4th वन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ component divided नहीं आएगा, and total number of moles। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसी एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल का मोल। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे पास 2 सब्सटेंस है A और B, A और B आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है A का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, इसका नाम होता है काई। ठीक है, तो काई में कैसे लिखूंगी, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम A का, तो यहाँ लिख दो काई ऑफ A। तो काई ऑफ A क्या होगा, जिसका निकाल रहे हो वो ऊपर आएगा, तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो इसको इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, काई क्या होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ NB अपॉन Na प्लस N। ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जिसका हमें निकालना होता है उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते हैं, नीचे क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी प्रेजेंट है। हम अभी A और B की ही बात कर रहे हैं, A और B की बात कर रहे हैं, तो A और B यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अगर मुझे A का निकालना होता तो काई A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Na, ये हमारा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहाँ तक किसी को इश्यू नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक और चीज, फ्रैक्शन है, तो काई A प्लस काई B की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। ठीक है, इन जनरल अगर बहुत सारे मेरे पास कंपोनेंट है A प्लस B प्लस C प्लस D, तो सबका मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है, इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन। यूनिट क्या होगा इसका,
मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का यूनिट होगा ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कैंसिल, तो इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। हमेशा ये ध्यान रखना, कितने भी कंपोनेंट्स हो टोटल मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है? 1। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? जिसका आप निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स नीचे जितने भी कंपोनेंट्स आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे परसेंट बाय मास और मास परसेंटेज, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? परसेंट बाय वेट और वेट परसेंट सेम होता है। मास की जगह कभी भी आप वेट लिख सकते हो। केमिस्ट्री में मास और वेट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। फिजिक्स में अलग होता है मास और वेट, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही होता है। तो परसेंटेज में मास की बात कर रही हूँ अगर मैं, या फिर मैं परसेंटेज में वेट की बात कर रही हूँ, दोनों क्या होगा? सेम होगा। अब ये क्या होता है? डेफिनेशन है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? इसको वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ W बाय W, ठीक है। ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। अगर मैं बात कर रही हूँ किसके लिए? A के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा? WA अपॉन WA प्लस WB, क्योंकि परसेंटेज है तो साथ में क्या आएगा? 100, ठीक है। अगर मैं B की बात कर रही हूँ, परसेंटेज और मास या परसेंटेज वेट ऑफ B, तो B क्या होगा? WB अपॉन WA प्लस WB। जैसे अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स में निकाला था ना, वैसे ही कुछ है। जिसका निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज है तो 100 लगाना आपको नहीं भूलना है। अच्छा, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज समझाने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कहीं भी लिखा हुआ है 5% बाय मास ऑफ NaCl सोल्यूशन, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5% बाय मास ऑफ NaCl सोल्यूशन, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है जो हम इससे करते हैं। कहीं भी अगर आपको लिखा होता है परसेंटेज और मास, ठीक है, तो जो सैनिटाइजर की बोतल की मैं बात कर रही थी उसमें आप देखना कि परसेंट में मास दिया हुआ है, परसेंट में वॉल्यूम दिया है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर मास दिया हुआ था उसका मतलब है कि 5 ग्राम उस सब्सटेंस का किसमें प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर दिया है हमें 70% ऑफ सैनिटाइजर की, अगर मैं बात करूं 70% बाय अल्कोहल बाय मास अगर दिया हुआ है, मास का मतलब है कि 70 ग्राम जो सैनिटाइजर है हमारा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो 70 ग्राम किसमें है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो आप देखना उसमें W बाय W है, V बाय V क्या लिखा हुआ है। तो ये हो गया W बाय W परसेंटेज बाय मास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ परसेंट बाय वॉल्यूम, या फिर हम वॉल्यूम परसेंट भी बोल सकते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब अलग अलग टर्म्स हैं जो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया तो यहाँ वेट की जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ? वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। चेंज क्या होगा आपका वहां पर? देखो जरा ध्यान से। अब W बाय W की जगह क्या आ जाएगा? V बाय V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, ठीक है। V बाय V की बात कर रहे हैं हम, A का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V, यहाँ भी क्या हो जाएगा? V। बस मास की जगह अब क्या हमने लगा दिया है? वेट की जगह हमने क्या डाल दिया? अब वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज W, इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ भी V, यहाँ भी V, B का निकाल रहे हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है अगर 5% बाय वॉल्यूम, चेंज क्या होगा? यूनिट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है 5 ml ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो
देखा होगा, सैनिटाइजर में लिखा हुआ है 70% बाय आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मतलब 70 ml ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गए परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय मास। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट चीज है आपके पास वेट बाय वॉल्यूम या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसके अब इसमें क्या होगा, इसमें वेट बाय वॉल्यूम है तो इसमें इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इसमें वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब दो चीजें आएगी, अब वेट भी आएगा और वॉल्यूम भी आएगी। ऊपर क्या आने वाला है मेरे पास वेट, नीचे क्या आने वाला है मेरे पास वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, W/V। अगर मुझे A का निकालना है तो क्या होगा, वेट ऑफ A अपॉन, अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी साथ में होगा, या तो आप इसको VA प्लस VB भी लिख सकते हो क्योंकि सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, B का निकालना होगा। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B, तो ये क्या होगा, WA अपॉन VA प्लस B। बस इतना ही चेंज होगा। तो ये अलग अलग कुछ टर्म्स है हमारे लिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी हम इसको बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, यहाँ पर परसेंटेज है तो 100 आएगा, परसेंटेज है तो 100 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये तीन टर्म्स थे, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ एक नया यूनिट है आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए। आप लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा, सब लोगों ने किया है ना टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में जब हम यूजुअली मोलैरिटी वगैरह निकालते हैं तो फाइनल आंसर इसमें स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लेस कॉमनली यूज यूनिट है, फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। ग्राम पर लीटर मतलब वही होगा, ऊपर मास आएगा नीचे वॉल्यूम आएगी। तो अगर मुझे निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ ए, तो वो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ए होगा वेट ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ए की अगर बात करें तो ऊपर क्या आएगा जिसकी आप निकाल रहे हो वो उसका मास, ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है वेट ऑफ ए या मास ऑफ ए, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, लास्ट है हमारे पास, हाँ लास्ट है जी, लास्ट है, लास्ट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है, जैसे आप लोग फॉर्मेलिटी करते हैं ना हम लोग, वैसे फॉर्मेलिटी नहीं है, केमिस्ट्री वाला फॉर्मेलिटी है। केमिस्ट्री वाला फॉर्मेलिटी क्या कहता है, इन केस ऑफ सॉल्ट्स, अगर मेरे पास कोई आयनिक सॉल्ट्स है, इन केस ऑफ आयनिक सॉल्ट्स क्या होता है, मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी। मतलब अगर मैं कोई आयनिक सॉल्ट्स की बात करती हूँ तो उसके केस में जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला था ना, इसको एफ से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऐसे ही होता था। यहाँ क्या होता था, WB अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ B आता था, इनटू क्या आता था आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये मोलैरिटी होता था मेरे पास, ये मोलैरिटी होता था। ठीक है, फॉर्मेलिटी में क्या अलग होगा, फॉर्मेलिटी में बस एक चीज अलग होगी, WB अपन यहाँ पर हम बोलते थे फॉर्मूला वेट ऑफ B। FW क्या है, यहाँ पर FW इज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, FW इज फॉर्मूला वेट ऑफ या फॉर्मूला मास ऑफ B। ठीक है, अब ये चीज कहाँ यूज आती है, आपको लग रहा होगा कि सेम कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए हमने अलग अलग टर्म्स क्यों यूज किए। अलग टर्म्स इसलिए यूज किए क्योंकि ये जो चीजें आपको कब समझ में आएगी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल इज NaCl। अगर आपको कोई बोलेगा NaCl की आपको
मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी आप निकाल लोगे, आपको दिया हुआ मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ, निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन आपसे किसी ने बोला फॉर्मेलिटी निकालनी है, तो फॉर्मेलिटी में चेंज क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास का चेंज आ रहा है। अब क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 50, कितना होता है 23 प्लस 35.5, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपको 58.5, ठीक है। अगर फॉर्मूले से आप निकालो, फॉर्मूला तो इसका यही है ना, NaCl, तो फॉर्मूला वेट भी निकालोगे तो भी क्या आएगा, सेम आने वाला है। तो NaCl के केस में क्या होता है, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों ही क्या होते हैं, सेम होता है, ठीक है। अब वेरिएशन कहाँ आता है, जैसे क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में जाने पर डायमराइज हो जाता है, डायमर बन जाता है, या फिर कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो अगर आप उसको पानी में डालोगे तो डिसोसिएट हो जाएंगे। तो क्योंकि उसका नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाता है या उसका वेट क्या होगा, तब कैलकुलेटेड वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए उसकी मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी अलग अलग आती है। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ एसिटिक एसिड की, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। जैसे ही मैं इस सोल्यूशन को, अगर नॉर्मली हम इसका मोलैरिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, मोलैरिटी नॉर्मल आएगी। अच्छा, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, ठीक है। तो इसके इसमें मोलैरिटी आप निकाल लो या फॉर्मेलिटी निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको डाला बेंजीन के सॉल्यूशन में, बेंजीन में डाला, तो ये बेंजीन के सॉल्यूशन में डाल के क्या हो जाता है, डायमराइज हो जाता है, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मॉलिक्यूलर वेट तो एसिटिक एसिड का अभी भी क्या होने वाला है, 60। लेकिन क्योंकि मैंने इसको किसी सॉल्वेंट में डाला, तो इसका जो ये मास है ये डबल हो गया, मतलब फॉर्मूला वेट अगर आप कैलकुलेट करोगे इसका, वो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 120, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही 120 हुआ, पहले क्या होता था, अगर नॉर्मल एसिटिक एसिड की बात कर रही हूँ तो मोलैरिटी फॉर्मेलिटी क्या होंगी, सेम। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बेंजीन में डाला तो मेरी मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी अलग होंगी, क्यों, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मुलर वेट अलग नहीं है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको ये काम आ जाता है, वैसे कम पूछा जाता है इससे रिलेटेड, लेकिन बस ध्यान रखना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कभी आगे आए कि डायमराइज हो रहा है, डायमराइज हो रहा है, तो उसकी मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी अलग होंगे, बाकी सब क्या होंगे, सेम। तो इसी से हमारा ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे ये सारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और अपना चैप्टर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है वो YouTube पे भी मैं अपलोड करूंगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू।